हेलो एवरीवन। तो जैसे कि 1 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया था आईबीपीएस पीओ मेंस का। और फिर उसमें जब मैंने देखा मेरे रिजल्ट को, उसमें लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन पर्सनली सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो मैंने अपना पेपर बहुत अच्छा किया था, तो मुझे पता था कि इसमें सिलेक्शन तो होना ही था, बट फिर भी एक खुशी होती है, वो खुशी थी मेरे अंदर। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, तो मुझे याद है मैंने जो जो गलतियाँ की थी, उन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम मैंने इंटरव्यू की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी। इस बार मैंने ये सोचा कि इस बार मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँगा अच्छे से। तो फिर मैंने जयपुर के अंदर बेवाल क्लासेस को ज्वाइन कर लिया इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और फिर उसके बाद में मैं इंटरव्यू देने गया। और इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर 7:30 बजे पहुँच गया, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए, फिर मेरा डीवी हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ दिखा दिए। फिर मेरा नंबर आया इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के बाहर मैं बैठा था और आराम से चिल होके बैठा था। मुझे किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है, बहुत अच्छी हो रखी है। बस अब जैसे अपनी बारी आएगी तो अपना दी बेस्ट देना है। और वहाँ पर पैनल के जस्ट बाहर में बैठा-बैठा मैं अपने मन में पॉजिटिव रिकरेंसन वो कुछ सेंटेंसेस भी बोल रहा था कि यार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। मैं सारे इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत अच्छा जाएगा मेरा इंटरव्यू। आज का दिन मेरा ही है और मेरा बेस्ट है और मैं इसमें बेस्ट करके आऊँगा। तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स से अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। मतलब कि कहते हैं ना कि यार अगर अपन अपने माइंड को कुछ सोचने के लिए नहीं देते, वो अपने आप सोचने लग जाता है और माइंड क्या सोचता है, नेगेटिव। तो फिर मैंने वो नहीं होने दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरी बारी आई, तो मैंने माइक में सर बोला, तो उन्होंने बोला अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद में मैंने ये कहा कि मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं अंदर गया। फिर मैंने सबसे पहले मैम थी वहाँ पर, एक लेडी होती है पैनल में, तो मैंने मैम को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सारे सर को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उन्होंने बोला कि आइए रवि, बैठिए। मैंने बोला थैंक यू सर। थैंक यू बोलने बैठने से पहले मैंने थैंक यू बोला, फिर मैं बैठा। फिर उसके बाद में उन्होंने यही पूछा कि अच्छा रवि, कहाँ से हो? मैंने बोला सर मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा। फिर मैम ने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन मैम ने पूछा कि आपने बीटेक किया है, तो बीटेक के बाद में आपने बैंकिंग प्रिपरेशन क्यों शुरू की? क्या कारण था उसके पीछे? तो फिर मैंने उनको बता दिया, मैम मेरी ग्रेजुएशन जैसे 2019 में हुई थी बीटेक एज ए। तो फिर उसके बाद में मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी शुरू में तो। बट कोविड आ गया था, तो फिर उसके बाद में उसके अंदर एसएससी के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा डिले होता था। तो फिर मैंने बैंकिंग को चूज़ किया और लगभग दो 2.5 साल की प्रिपरेशन के बाद में मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया एज ए क्लर्क इन राजस्थान ग्रामीण बैंक, एज ए ऑफिस असिस्टेंट। और वहाँ पर मुझे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है और अभी फ़िलहाल मैं अब्रॉड पोस्टेड हूँ। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि अच्छा, आपने मैकेनिकल से की है, तो अच्छा ये बताइए आपका जो बीटेक की नॉलेज है अपने बैंकिंग में कैसे काम आएगी? फिर मैंने बताया कि मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने बीटेक किया तो ये एनालिटिकली मेरे माइंड को इन्होंने शार्प किया है इस स्ट्रीम ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें हमें इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलता है। तो वहाँ पर जो टीम को मैं ही लीड कर रहा था, तो मुझे पता है कि टीम को कैसे लीड करते हैं, उनको मोटिवेट कैसे करते हैं। और हम इंटर्नशिप के दौरान छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे थे, तो उन गलतियों से कैसे सीखते हैं, कब कौन-सा डिसीज़न लेना है, वो डिसीज़न लेना आता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने अपना जो बीटेक में जो कुछ भी मैंने सीखा है, उसको कैसे बैंकिंग में लाना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर उसके बाद में मैम ने ये पूछा कि अच्छा, अ, चलो ठीक है। अब ये बताओ मुझे, एक्सपोर्ट में कुछ नया इनिशिएटिव है, आपको पता है? मैंने कहा सॉरी मैम, मेरे को आइडिया नहीं है, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ। अच्छा, तो फिर उन्होंने आगे सर को पास ऑन कर दिया। अब वो जो सर थे, उन्होंने सारे क्वेश्चन मेरे से प्रैक्टिकल पूछे। सबसे पहले उन्होंने मेरे से यही पूछा कि मान लो आप ब्रांच में एज ए मैनेजर हो और आपके पास सिर्फ एक कैशियर है, सिर्फ 2 जने हो ब्रांच में, तो आप कैसे हैंडल करोगे? और मान लो अचानक भीड़ आ जाए बहुत सारी, मेला सा लग जाए ब्रांच में, तो आप उस भीड़ को कैसे हैंडल करोगे? तो मैंने उनको स्माइल के साथ रिप्लाई किया। मैंने कहा सर, आप जो कह रहे हो वो एकदम सही चीज़ है।
ऐसी भीड़ आती है क्योंकि मैं एज ए क्लर्क में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है गुरुवार के दिन जब नरेगा वालों की छुट्टी होती है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है और उस भीड़ को मैनेज करना वैसा मुश्किल होता है, बट हम मैनेज कर लेते हैं सर। हम क्या करते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको हम डाइवर्ट करते हैं बीसी की तरफ, ताकि वो वहाँ पे फिंगर लगा के वहाँ से पैसा ले लेवे। और इसके बाद में अगर मान लो कोई ब्रांच में कोई सीनियर सिटीजन अगर आए हैं तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि सबसे पहले उनका काम हो, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके अलावा अगर मान लो किसी का कोई सबसे ज़्यादा अर्जेंट काम हो, तो हम उनको पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बैठने के लिए बोलेंगे, और वैसे सर मान भी जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। अगर आप पोलाइटली अगर किसी भी कस्टमर को बोलते तो वो मान जाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऑलरेडी आरआरबी में वर्किंग हो, तो फिर आप पीएसबी में क्यों आना चाहते हो? आप वहीं पे अपना करियर बना सकते हो। वैसे भी आप उसमें भी मैनेजर बनने ही वाले हो 2-3 साल में। मैंने कहा सर जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे जो आरआरबी होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। जबकि जो पीएसबी जो बड़े सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, वो ब्रॉड एरिया में काम करते हैं, लाइक जैसे फॉरेक्स हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, और इसके अलावा कई अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं। बोला अच्छा, तो बोला ये बताओ कि मेन डिफरेंट क्या होता है पीएसबी और आरआरबी में? तो मैंने ये सिमिलर डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया सर को। फिर सर ने मेरे से पूछा कि अच्छा आपने जेआईबी भी कर रखी है? आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है क्या? मैंने कहा हाँ सर मैंने जेआईबी किया है। बोला कि कितने इंक्रीमेंट लगते हैं जेआईबी के? मैंने कहा सर 1 लगता है। और सीआईबी के? मैंने कहा सर 2 लगते हैं। बोला अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अभी वही मैम वाला क्वेश्चन, एक्सपोर्ट में कुछ नया चेंजेस हुए हैं क्या? मैंने कहा सर सॉरी सर, मुझे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। फिर उन्होंने ये पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अभी कोई गवर्नमेंट स्कीम हुई आई है नरेगा को रिप्लेस कर सकती है वो, तो वो स्कीम कौन सी है? तो वो स्कीम का नाम था वीबीजी रामजी। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ, 1 मिनट ले सकता हूँ मैं? बोला हाँ हाँ श्योर श्योर। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सर विकसित भारत ग्रामीण। तो फिर मैंने उन सर से थोड़ा हिंट किया, तो सर ने खुद ने ही फिर फुल फॉर्म बता दी। मैंने कहा हाँ सर मैं पढ़ के आया था, पर मैं अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे और क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने ये पूछा था कि अभी तो आप घर के पास में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है राजस्थान ग्रामीण बैंक है तो ऑल ओवर राजस्थान में रहोगे आप। अगर अब आप पब्लिक सेक्टर में आ गए तो हम तो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं, साउथ में भेज सकते हैं, क्या आप चले जाओगे? तो मेरा ये रिप्लाई था, मैंने स्माइल के साथ उनको रिप्लाई किया था। मैंने कहा सर देखो, जैसे कि मेरा घर अभी जोधपुर में है और मैं अब्रॉड पोस्टेड हूँ, मैं ऑलरेडी घर से दूर हूँ सर। तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। इवन अगर आप मुझे कहोगे कि फर्स्ट डे से मैं बैंक में काम करना है, तो मैं सर मैं रेडी हूँ। मैं फर्स्ट डे से बैंक में काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। बोला अच्छा। फिर उन्होंने आगे जो सर थे उन्होंने उनको पास ऑन कर दिया। फिर नेक्स्ट जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा था, अच्छा ये बताइए कि एग्रीकल्चर जो लोन करते हैं वो किस तरह से करते हैं? तो मैंने कहा सर उसमें मेनली मतलब कि क्या क्या लेते हैं एग्रीकल्चर लोन करते वक्त? मैंने कहा सर अगर मान लो अपन को केसीसी वगैरह करनी है, तो हम सब इम्पोर्टेंट जो 4 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जमाबंदी लेते हैं, दूसरा गिरदावरी, तीसरा मैप, और चौथा भूमि प्रमाण पत्र। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि जैसे किसी भी लैंड होती है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना लोन देना है? मैंने कहा सर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी होती है, डीएलसी, तो वो क्या कि अलग-अलग एरिया की अलग-अलग होती है। तो उस अकॉर्डिंग वो उसकी रेट डिसाइड होती है, तो उसे हम डीएलसी रेट बोलते हैं। बोला अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने भी आगे पास ऑन कर दिया सर को। फिर उन सर ने मुझसे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन टेक्निकल थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि अच्छा ये बताइए, एग्रीकल्चर लोन अगर आपने दिया है तो उसकी रिकवरी कैसे करोगे? मैंने कहा सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि जैसे अगर मान लो किसी किसान ने पैसा अगर ईएमआई अगर नहीं दी है,
तो क्यों नहीं दी है? सबसे पहले अपन उसका जेन्युइन रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो उस किसान को रियल में कोई दिक्कत है, तो हम सबसे पहले तो उसको उस दिक्कत को सोल्व करके उसको रीडेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसे बूस्ट करेंगे। उसकी जैसे हो सकता है कि उसकी वाइफ़ को एक एसएचजी के थ्रू लोन प्रोवाइड करके उसकी लिवलीहुड को थोड़ा अच्छा बना सकें, ताकि वो अपनी ईएमआई चुकाए। फिर उसके बाद में अगर मान लो कोई कस्टमर ऐसा है जो इंटेंशनली पे नहीं कर रहा, तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करेंगे। जैसे अगर नॉन एग्रीकल्चर अगर लोन है, तो उसकी रिकवरी के लिए तो हम सरफेसी एक्ट, जिसमें ज़मीन को मॉर्टगेज कर सकते हैं, और अलग-अलग एक्ट के थ्रू लेते हैं। लेकिन अगर फिर उन्होंने मेरे से पूछा, अच्छा ये बताओ एग्रीकल्चर लैंड की रिकवरी कैसे होगी? मैंने बोला सर जैसे इसमें अपन डायरेक्ट तो अगर इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पहले तहसील में जाके तहसीलदार को एप्लीकेशन देंगे कि ये पर्टिकुलर कस्टमर है, इसकी रिकवरी करनी है, इतना-इतना हमारा पैसा बकाया है। तो वो एक प्रपोज़ल हम भेजेंगे उनको रिक्वेस्ट करके। तो वो क्या करेंगे, वो उनका राको रोडा एक्ट के तहत उस किसान की जो ज़मीन है उसको ऑक्शन करेंगे। तो उनकी उपस्थिति में ऑक्शन करना होता है, तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर लैंड की रिकवरी कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए उसमें कितनी स्टेज आती है? जैसे अगर कोई नोटिस वगैरह भी दिया जाता है क्या? मैंने कहा हाँ सर, नोटिस दिया जाता है। सबसे पहले 60 दिनों का नोटिस होता है। इससे अपन को ये पता लग जाता है कि वो इंटेंशनली पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में उसको 15 दिन का नोटिस देते हैं कि अब ये पोजीशन बैंक के नाम पे हो रखी है। इसका पोजीशन बैंक के पास चला गया है, और 30 दिनों के अंदर उसका जो भी है ऑक्शन करके रिकवरी हो जाती है। फिर उन सर ने आगे पास ऑन कर दिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताइए मार्जिन क्या होता है? तो पहले तो मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन बताने लग गया, पर उन्होंने मेरे को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब अपन लोन देते हैं, तो उस लोन देते वक़्त उसमें मार्जिन लेना होता है ना, 15%, 20%, तो वो क्या होता है? मैंने कहा हाँ सर, मार्जिन एक्चुअली वो एक परसेंटेज होता है, जिसमें अगर मान लो अगर पूरा का पूरा लोन अगर बैंक दे देगा, तो कस्टमर लापरवाह हो जाएगा। वो ईएमआई चुकाने में लापरवाही करेगा। हो सकता है वो एनपीए भी हो जाए। लेकिन क्या होता है कि हम मार्जिन रखते हैं, ताकि कस्टमर का जब खुद का पैसा लगता है, तो वो सीरियसली पे करने के लिए उसमें सीरियस रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ मार्जिन डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने उनको कार का एक एग्जांपल दिया था कि सर जैसे मान लो हमने 10 लाख की कार ली, तो अगर उसमें 15% मार्जिन अगर आपने रखा है, तो जो 15% पैसा है वो हम कस्टमर से लेंगे, बाकी बचे हुए पैसे पर बैंक लोन करेगा। बोला अच्छा, वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए ओवरड्यू क्या होता है? तो मैंने ये बताया कि सर जब पर्टिकुलर डेट पे अगर कोई ईएमआई ड्यू हो जाती है, तो उसको ओवरड्यू बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे करेक्ट करके बोला, नहीं ये नहीं होता है। जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो पूरा अमाउंट किसी भी लोन के लिए पूरा अमाउंट अनपेड रहता है, तो वो अनपेड अमाउंट होता है, वही ओवरड्यू कहलाता है। मैंने कहा ओके सर, मैं इसका ध्यान रखूँगा आगे से। फिर जब ये लास्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, तो उन सर ने बोला कि थैंक यू रवि। मैंने कहा सर थैंक यू सर। फिर उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने कहा कि ठीक है सर। फिर मैं उठकर जाने लगा। फिर मैंने सबको सबसे पहले मैम को थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू मैम। फिर सब सब सर को थैंक यू बोला, और फिर मैं आ गया। तो इस तरह से मेरा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। अब वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, उसके मुकाबले मेरा मेरा ये मानना है कि मेरा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने पर कि कैसा इंटरव्यू गया है। बाकी मैं ज़रूर बताऊंगा, सबको ज़रूर शेयर करूंगा।